हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर हम बात करेंगे क्लास 12 के मैथमेटिक्स डिटर्मिनेंट स्टार्ट किए थे। आज के लेक्चर नंबर 7 होगा। आज के लेक्चर में क्या बात करेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स। प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट्स में 6 प्रॉपर्टी बता दिए थे। 7 थोड़ा लंबा था इसीलिए हम छोड़ दिए थे। 7 और 8 प्रॉपर्टी आज बताएंगे। 7 प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, 8 प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है। प्रॉपर्टी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि डिटर्मिनेंट के वैल्यू निकालते हैं तो बहुत आसानी तरीका से, सरल तरीका से निकल जाता है, इसीलिए प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। प्रॉपर्टी पढ़ने से आप डिटर्मिनेंट के वैल्यू बहुत आसानी तरीका से निकाल सकते हैं। चलो 7 प्रॉपर्टी क्या कहता है देखते हैं। 7 प्रॉपर्टी कहता है एवरी एलिमेंट्स ऑफ एनी रो एंड कॉलम कैन बी इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय इक्वल मल्टीपल corresponding elements of one or more than one row and column. The value of determinant is not changed. इसका मतलब हुआ है किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई रो और कोई कॉलम को बढ़ा या घटा सकते हैं आप। किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को बढ़ा या घटा सकते हैं आप, या किसी से किसी दूसरे रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वन और मोर देन, एक या एक से ज्यादा रो या कॉलम से, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज। ऐसा करने पर डिटर्मिनेंट के जो वैल्यू आएगा, जो न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा, इसे जोड़ घटाव करके मल्टीप्लाई करके जो न्यू डिटर्मिनेंट बनेगा उसका वैल्यू और जो पहले वाला जो रहेगा डिटर्मिनेंट उसका वैल्यू, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। चलो क्या कहता है देखते हैं। एवरी एलिमेंट, यानी कोई एक एलिमेंट्स है, मान के एवरी एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट्स, किसी रो या किसी कॉलम के प्रत्येक सदस्य के बात कर रहा है, प्रत्येक एलिमेंट्स के बात कर रहा है, घटा या बढ़ा सकते हैं या किसी चीज से इक्वल सभी चीजें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वन और मोर देन वन, और एक या एक से ज्यादा रो या कॉलम के साथ। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज, तो उस डिटर्मिनेंट के जो वैल्यू होगा वह चेंज नहीं करेगा। तो चलो देखते हैं हम क्या कहता है। मान के चलो आपको पास एक डिटर्मिनेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ये आपको पास एक डिटर्मिनेंट्स है 3x3 ऑर्डर के। इस डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम को बढ़ा या घटा सकते हैं आप। तो किस तरह बढ़ा या घटा सकते हैं, तो ऐड कर सकते हैं या सबट्रैक्ट कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं या डिवाइड कर सकते हैं, यानी समझिए कुछ भी कर सकते हैं इसमें। लेकिन करना क्या है, किसी रो को रो ही के साथ करना है। रो को बात करेंगे तो रो के साथ रो को किसी दूसरे रो के ही साथ कुछ करेंगे, यानी मल्टीप्लाई करेंगे या गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या जोड़ करेंगे या हटाव करेंगे। तो रो को करेंगे तो किसी दूसरे रो ही के साथ करेंगे। अगर कॉलम को करेंगे तो किसी दूसरे कॉलम के ही साथ करेंगे। ऐसा नहीं करना पहला रो, यानी कोई एक रो ले लेना, कोई दूसरा कॉलम लेना, ऐसा नहीं करना। रो लेंगे तो दूसरे रो ही के साथ करेंगे, कॉलम लेंगे तो दूसरा कॉलम ही के साथ करेंगे। चलो देखते हैं क्या कहता है। एक मान के चलिए हम किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इस डिटर्मिनेंट्स में ये डेल्टा है मान के चलिए। तो डेल्टा में हम मान के चलो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 डेल्टा से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई आप करते हैं आप, तो डिटर्मिनेंट्स में किसी एक रो या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई होता है। लेकिन मैट्रिक्स की बात करेंगे, इसी में मैट्रिक्स की बात करेंगे तो मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है किसी कांस्टेंट से या किसी स्केलर से, तो सभी एलिमेंट्स में होता है, यानी 3x3 के रहेगा, 2x2 रह के रहेगा। तो जितना सारा एलिमेंट्स रहेगा सभी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई होगा कांस्टेंट से या स्केलर से। लेकिन डिटर्मिनेंट्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी एक ही रो में या किसी एक ही कॉलम में मल्टीप्लाई करना है आपको।
इसलिए यह ध्यान देना। तो 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस डेल्टा में, यानी इस डिटर्मिनेंट्स में, तो किसी एक रो में मन है तो मल्टीप्लाई करिए या एक कॉलम में मल्टीप्लाई, किसी में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप। तो मान के चलो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं, इस डिटर्मिनेंट से 5 से फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 ये हो जाएगा, 5 बी हो जाएगा, 5 सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा, जी हो जाएगा, एच हो जाएगा, आई हो जाएगा। यही आपको रिजल्टेंट आएगा, यानी रिजल्ट आएगा। लेकिन आप किसी डेल्टा में किसी डिटर्मिनेंट्स में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसके इक्वल आने के लिए उतना से डिवाइड देना पड़ेगा आपको। यानी 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 से आपको डिवाइड भी देना पड़ेगा, यानी भाग भी देना पड़ेगा, यह ध्यान देना। यानी डिटर्मिनेंट्स में किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, किसी से गुना कर रहे हैं, तो किसी से जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं या गुना कर रहे हैं उसी से, यानी उसी नंबर से इसमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। डिवाइड मन है तो यहाँ पर कर दीजिए सभी एलिमेंट किसी एक रो में या कॉलम में, अब मन है तो बाहर कर दीजिए। तो बाहर करने का मतलब क्या है, किसी रो या किसी कॉलम में आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन हम जिस रो में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी रो में अधिकतर करते हैं। चलो हम बात करते हैं और आगे क्या क्या कर सकते हैं इसमें। तो हम बताए हैं इस प्रॉपर्टी के अनुसार इस डिटर्मिनेंट्स में कुछ भी कर सकते हैं, यानी किसी रो को दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, किसी रो को दूसरे रो के साथ गुना कर सकते हैं, किसी रो को दूसरे रो के साथ सबट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं, किसी रो को किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, किसी कॉलम को किसी दूसरे कॉलम के साथ सबट्रैक्ट कर सकते हैं, यानी जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं आप। लेकिन इसके बाद भी, इसके अलावा भी मन है तो आपको किसी रो में किसी चीज से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, या किसी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे कॉलम के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन यह ध्यान देना, हम बार बार बोलते आ रहे हैं, रो के अगर बात करेंगे तो दूसरे रो ही के साथ ही चर्चा करेंगे, और कॉलम का बात करेंगे तो दूसरे कॉलम के ही बात करेंगे, इसीलिए रो कॉलम फेंकना नहीं। चलो अब क्या क्या कर सकते हैं, तो इसमें मन है तो आपको बताया है किसी रो को किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो मान के चले हम जोड़ते हैं, अप्लाई करते हैं इसमें R1 का निर्माण करते हैं, यानी R1 बनाते हैं, फर्स्ट रो बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो किसी रो के साथ, यानी रो बन रहा है तो कोई दो रो को जोड़ दीजिए आप अपने आवश्यकता के अनुसार, यानी आप वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोई दो एलिमेंट्स को यानी कोई दो रो को जोड़ेंगे तो हम जोड़ने पर हमें डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालने में आसानी हो रहा है, तो कोई भी दो रो को जोड़ लीजिए। तो वैसे ही हम देख रहे हैं इसमें तो पता नहीं चलेगा हम कैसे वैल्यू निकालें, क्योंकि ABCD है। अच्छा है, तो इसे वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, अंक रहेगा तब पता चलेगा किसमें क्या जोड़ना है। तो हम समझाने के लिए R1 का निर्माण कर रहे हैं, यानी R1 बना रहे हैं किसी दो रो को जोड़कर। तो R1 का निर्माण करें, मान के चलिए R1 प्लस R2, या मन है तो आपको यहाँ पर कर सकते हैं R2 प्लस R3 कर सकते हैं, R2 प्लस R3 कर सकते हैं, या आपको मन है तो R1 प्लस R3 भी कर सकते हैं, या मन है तो R1 प्लस R2 कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं। समझ गए। चलो अब ये अप्लाई करके क्या कर सकते हैं, देखो ABC फर्स्ट रो में, यानी फर्स्ट रो को हम क्या कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, यानी फर्स्ट रो को बनाना है इस दोनों एलिमेंट्स को जोड़कर। तो R1 के जगह पर क्या लिखेंगे, यानी पहला रो में क्या लिखेंगे, ये दोनों का जोड़ होगा वही लिखेंगे, तो दूसरा रो तीसरा रो का जोड़ होगा वही लिखेंगे। तो दूसरा रो तीसरा रो यही दोनों है, D प्लस G,
यानी ए के जगह पर डी प्लस जी, बी के जगह पर ई प्लस एच, सी के जगह पर एफ प्लस आई, ये सभी लिखाएगा। तो ए के जगह पर डी प्लस जी, इसी में बात करें तो ई प्लस एच, एफ प्लस आई। अब फर्स्ट रो के हम लिखे हैं, फर्स्ट रो के सम के, इसके बाद दूसरा रो तीसरा रो में कुछ नहीं करना, यानी दूसरा रो तीसरा रो में निर्माण हम नहीं कर रहे हैं, यानी दूसरा तीसरा रो को हम चेंज नहीं कर रहे हैं। तो इसीलिए दूसरा और तीसरा रो को जैसा है वैसा ही लिख दीजिए आप। तो लिख दीजिए डी ई एफ जी एच आई हो गया, यानी यह अप्लाई करके यही डिटर्मिनेंट्स का निर्माण हुआ है। आप मन है तो सबट्रैक्ट भी कर सकते हैं, यानी घटाव भी कर सकते हैं। मान के आप इसी में बता देते हैं R1 का निर्माण कर रहे हैं R2 माइनस R3 से, मान के चलिए। तो क्या करिएगा, यहाँ पर माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, हो गया। अब हम एक और अप्लाई कर रहे हैं, किसी रो या किसी कॉलम में किसी से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरे के साथ जोड़िए। तो अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई R2 का निर्माण कर रहे हैं, यानी R2 बनाना है हमको रो, तो 2R1 प्लस R3, यानी पहला रो में 2 से मल्टीप्लाई करना है और तीसरा रो को जोड़ना है, वही किसका निर्माण करेगा, R2 का निर्माण करना है, दूसरा रो का निर्माण करेगा। तो सिर्फ किसका निर्माण करना है, दूसरा रो का निर्माण करना है, यानी पहला रो तीसरा रो वैसा ही रह जाएगा। तो पहला रो तीसरा रो के जो के तो लिख दीजिए, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। देखिए पहला और तीसरा रो, तो पहला और तीसरा रो यही है, तो जैसा वैसा ही लिख दीजिए। तो ए बी सी, इसके बाद क्या हो जाएगा, जी एच आई, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। इसके बाद R2 यानी दूसरा रो को चेंज करना है। क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है R1 में, यानी R1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है और R3 के जोड़ना है और इसमें लिखना है R2 में। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 2A हो जाएगा, और जोड़ना है क्या, तो तीसरा रो जोड़ना है तो प्लस जी हो जाएगा। इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2B प्लस एच हो जाएगा, 2C प्लस आई हो जाएगा। यही न्यू डिटर्मिनेंट्स बना, आई है यहाँ पर, यही न्यू डिटर्मिनेंट्स बना। इसको अप्लाई करके जिस तरह हम रो में मल्टीप्लाई, यानी रो को हम लिए अप्लाई किए हैं, उसी तरह आप कॉलम के लिए ही अप्लाई होगा। कॉलम के लिए अपने से कर लीजिए, यानी हम कर सकते हैं, इसमें कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिटर्मिनेंट्स में, तो उससे डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा, ये ध्यान देना। इसके बाद किसी रो को दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, या किसी कॉलम के दूसरे कॉलम के साथ जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी कर सकते हैं आप, लेकिन यही अप्लाई करना है। जिस तरह हम रो को अप्लाई किए हैं उसी तरह कॉलम को भी अप्लाई होगा। चलो एक एग्जाम्पल लेके हम देखते हैं, इसको अप्लाई करके हम किस तरह वैल्यू निकालते हैं और कैसे कैसे करते हैं। चलो इसे नोट करो, हम देखते हैं आगे। चलो एग्जाम्पल लेते हैं हम एक, मान लो चलो ये आपको डिटर्मिनेंट्स है 2 3 5 7 1 -1 2 4 6, ये आपको पास डिटर्मिनेंट्स। आप डिटर्मिनेंट्स है तो इसको क्या अप्लाई करना है, मान के चलो अप्लाई कर रहे हैं, हम अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई क्या कर रहे हैं, C1 का निर्माण कर रहे हैं। मान के चलिए हम 2 से C1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अब प्लस C2 को जोड़ रहे हैं, यानी C1 का हम निर्माण कर रहे हैं, यानी फर्स्ट कॉलम का क्रिएट कर रहे हैं, यानी निर्माण कर रहे हैं, और दूसरा रो यानी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं फर्स्ट कॉलम में,
और C2 को जोड़ रहे हैं। तो एक और बात ध्यान देना, जिस चीज का निर्माण हो, यानी जिस रो या जिस कॉलम का निर्माण हो, जिस रो और जिस कॉलम का निर्माण हो, उसी रो या उसी कॉलम में, उसी रो या उसी कॉलम में किसी चीज से आप मल्टीप्लाई करते हैं, किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं, तो उतना से उतना, यानी उसी चीज से डिवाइड भी आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आपको गलती हो जाएगा। आप क्या करते हैं स्टूडेंट, सीधे लिख देते हैं, अप्लाई करके सीधे लिख देते हैं आंसर। कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, तो हम चलते हैं। देखो, आपको डिटरमिनेंट से C1 का सिर्फ निर्माण करना है, C1 का, तो C2 जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। तो 3 1 4 5 -1 6। इसके बाद फर्स्ट कॉलम को निर्माण करना है। तो क्या करना है, फर्स्ट कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करना है और C2 को जोड़ना है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको जोड़ना है। तो 2 दूना 4, 4 3 7, 7 दूना 14, 14 1 15, 2 दूना 4, 4 4 8। यानी ऐसा ही लिखकर स्टूडेंट क्या लिख देता है, हो गया ये इतना पर आंसर लिख देता है। लेकिन यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि C1 को हम निर्माण कर रहे हैं, यानी C1 को क्रिएट कर रहे हैं, और C1 में ही 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो हम बताए आपको अभी जस्ट, किसी रो या किसी कॉलम का निर्माण कर रहे हैं, उसी रो या उसी कॉलम में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो उतना से ही डिवाइड करना पड़ेगा। हर हाल में आपको डिवाइड करना ही पड़ेगा, तभी आपको आंसर करेक्ट आएगा, नहीं तो आपको करेक्ट आंसर नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, तो C2 2 से मल्टीप्लाई कर है, तो यहाँ 2 से भी डिवाइड भी करना पड़ेगा, तब आपको सही होगा। इसीलिए डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकालिएगा आप, तो मिस्टेक नहीं करिएगा। जिस रो या जिस कॉलम का निर्माण कर रहे हैं, उस रो या उस कॉलम में किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप, तो उतना से डिवाइड ही करना पड़ेगा, आपको डिवाइड भी करना पड़ेगा। लेकिन एक बात और ध्यान देना, यहाँ पर C1 का निर्माण कर रहे हैं, मान के चले यही डिटरमिनेंट्स है, अप्लाई कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, दो चीज एक के साथ अप्लाई कर रहे हैं, यानी R1 का निर्माण कर रहे हैं हम R1 + R2 से, यानी R1 का निर्माण कर रहे हैं क्या, R1 + R2 से। लेकिन यहाँ पर हम फिर किसका निर्माण कर रहे हैं, R3 का निर्माण कर रहे हैं, R3 का निर्माण कर रहे हैं। तो हम लिख देते हैं R2 + R1, यानी R3 का निर्माण कर रहे हैं हम। तो कैसे करेंगे, तो देखो, R1 का निर्माण कर रहे हैं हम R1 + R2, यानी फर्स्ट रो सेकेंड रो को जोड़कर, और R3 का निर्माण कर रहे हैं हम। तो R3 के अगर दो चीज एक के साथ हम करेंगे क्रिएट, यानी दो चीज एक के साथ अप्लाई करेंगे, दो रूल, तो क्या करिएगा, जो पहला वाला रहेगा, यानी पहला वाला जो रिजल्ट हम अप्लाई करेंगे, उसको दूसरा वाला में हम नहीं लेंगे। यानी फर्स्ट रो को हम अप्लाई किए हैं, पहला रो में क्रिएट कर रहे हैं, तो दूसरा जो अप्लाई करेंगे रूल यही में, तो उसमें क्या करेंगे, पहला रो को नहीं लेंगे, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा। तो इसमें क्या लीजिएगा, तो दूसरा रो लीजिए या तीसरा रो लीजिए, दूसरा तीसरा कुछ भी ले सकते हैं। तो मान के चलिए हम R2 - R3 कर देते हैं, R2 - R3 कर सकते, यानी यह करेक्ट है, यानी इस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट क्या करता है, यानी इसको अप्लाई करते हैं, दो रूल को एक ही साथ अप्लाई करते हैं, लेकिन ध्यान नहीं देता है, यहाँ पर भी R1 का निर्माण किया है, और यहाँ पर भी लिख देता R1 - R3, R1 - R3। तो यह गलत हो जाएगा, यह गलत होगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि जो पहले वाला रहेगा उसी में से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा या माइनस करिएगा, जो न्यू वाला आएगा उसमें से नहीं करिएगा।
इसीलिए आपको गलत हो जाता। इसीलिए उसका जो निर्माण कर रहे हैं उसका छोड़कर जो दूसरा बचा है वह दोनों का लेना है और उसी दोनों का यूज करना है। तो R1 का निर्माण करें R1 प्लस R2 से, तो अगर एक रूल अप्लाई कर लिए, हम चाहते हैं दो रूल एक ही साथ अप्लाई करेंगे, तो दूसरा रूल अप्लाई करेंगे तो जो फर्स्ट रूल में अप्लाई किए हैं यानी R1 का जिस फर्स्ट रूल में जिस चीज का निर्माण कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उस चीज का दूसरा रो में हम यूज नहीं करेंगे, नहीं तो आपको गलत हो जाएगा। चलो हम इसका यूज करते हैं। तो कैसे यूज करेंगे, देखो R1 का निर्माण करें क्या R1 प्लस R2 से, यानी 7, इस दोनों का जोड़ फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा। 7 2 9, 3 1 4, 5 माइनस 1 4। इसके बाद R2 का निर्माण हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो जैसा है वैसा ही लिख दीजिए। 7 1 माइनस 1 हो गया। इसके बाद R3 का निर्माण हो रहा है R2 माइनस R3 से, तो कर दो R2 माइनस R3। 7 माइनस 2 तो 5, 1 माइनस 4 माइनस 3, माइनस 1 माइनस 6 माइनस 7। यही आपको करेक्ट हो गया। अब इसे नोट करो, आप किस तरह हम वैल्यू निकालते हैं, यानी वैल्यू निकालते हैं उसमें किस तरह यूज करते हैं वो हम बताएंगे। एक और बात ध्यान देना, इसको निर्माण हम कर सकते हैं, यानी R3 में इसका यूज कर सकते हैं R1 के, लेकिन ये स्टेप करने के बाद यानी एक ही स्टेप में दो रूल यूज कर रहे हैं, तब इसका यूज नहीं करना है, यानी R1 का इसमें यूज नहीं करना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगर अब इसका यूज कर लिए हैं तब दूसरा रूल में इसका यूज कर सकते हैं, नहीं तो दोनों एक ही साथ यूज नहीं कर सकते हैं। यही आपको बताना छूट गया था, चलो नोट करो। चलो एग्जाम्पल लेते हैं। मान के चलो आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स है 2 4 6 5 माइनस 1 2, इसके बाद 7 3, इसका 8। ये आपके पास एक डिटर्मिनेंट्स। इसका कहेगा वैल्यू निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट्स, या से डेल्टा, फाइंड द वैल्यू ऑफ डेल्टा। इस डिटर्मिनेंट्स है, इस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू कहता है निकालने के लिए। तो किस तरह वैल्यू निकालिएगा वही आपको इसमें देखना है। तो आपको हम 7 प्रॉपर्टी बता दिए है, किसी प्रॉपर्टी पर लाना है इसको यूज करके, यानी जिस तरह हम बताए हैं 7 प्रॉपर्टी, उसी में से किसी प्रॉपर्टी का यूज करना है, क्योंकि प्रॉपर्टी के यूज करने से हमें वैल्यू बहुत आसानी से निकल जाता है। लेकिन किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, तो अधिकतर हिसाब 0 वाला प्रॉपर्टी पे आएगा। तो 0 वाला प्रॉपर्टी कौन था, 2 प्रॉपर्टी था, जिसका किसी भी डिटर्मिनेंट्स के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर इक्वल होगा, उस डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। एक और प्रॉपर्टी था, किसी भी रो या किसी भी डिटर्मिनेंट्स के किसी रो या किसी कॉलम के सभी एलिमेंट्स 0 होगा, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अधिकतर हिसाब 0 वाला प्रॉपर्टी से ही बनेगा। तो चलो इसको हम इसे यूज करते हैं, यानी प्रॉपर्टी का यूज करके इसे वैल्यू निकालते हैं। तो क्या यूज करना है, कैसे इसका वैल्यू निकालना है, किस प्रॉपर्टी का यूज करना है, थोड़ा दिमाग लगा। तो किसी रो को किसी दूसरे साथ करो जोड़ के, किसी रो या किसी दूसरे रो के साथ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, गुना कर सकते हैं।
किसी कॉलम के साथ कर सकते हैं, लेकिन जीरो वाला प्रॉपर्टी आपको अधिकतर हिसाब में आएगा। तो जीरो वाला प्रॉपर्टी क्या है, दो रो या दो कॉलम को आपको बराबर लेना है या किसी एक रो को एलिमेंट्स को जीरो लेना है या एक कॉलम को। तो आप यहाँ पर देख रहे होइएगा, पहला रो और दूसरा रो को जोड़ते हैं तो तीसरा रो का इक्वल आ जाता है। कैसे आता है, तो 5 to 7, 5 -1 3, 6 to 8 यानी पहला रो और दूसरा रो को जोड़ते हैं तो तीसरा रो के बराबर हो रहा है। यानी हम अप्लाई करेंगे R1 का क्रिएट कर रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं R1 + R2 से, R1 + R2 से। तो देखो अप्लाई कर रहे हैं तो 5 2 7 हो जाएगा, 4 -1 3 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। इसके बाद दूसरा रो निर्माण नहीं हुआ है, दूसरा रो को क्रिएट नहीं करा, तो जैसा वैसा ही लिख दीजिए। तो 5 -1 2 हो जाएगा। तीसरा रो को क्रिएट नहीं करा, जैसा वैसा ही लिख दीजिए, तो 7 3 8 हो जाएगा। आप देखो इसका वैल्यू क्या होगा। तो हम देख रहे हैं इस डिटरमिनेंट्स के पहला रो और तीसरा रो इक्वल है, पहला रो तीसरा रो इक्वल है, यानी R1 = R3, पहला रो तीसरा रो इक्वल है। तो हम बताए हैं प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी नंबर 3 में साइड, किसी डिटरमिनेंट्स के कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर आपको इक्वल होगा तो डिटरमिनेंट्स का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। तो इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू नहीं निकालना है, सीधे लिख दीजिए 0 आंसर, निकल गया वैल्यू। इसी तरह प्रॉपर्टी के हम यूज करके वैल्यू निकालते बहुत आसान होता है, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है लेकिन बहुत आसान हो जाता है। इसका अगर हम निकालते किसी एक रो एक कॉलम से तो थोड़ा लंबा होता, यही में थोड़ा हम दिमाग लगा दिए हैं, किसी रो किसी कॉलम को जोड़ रहे हैं या किसी रो में किसी चीज से मल्टीप्लाई करके दूसरा रो के साथ जोड़िए या घटाइए, घटाने पर दूसरा रो के साथ बराबर हो रहा है या 0 लाने की कोशिश करिए, वही करना पड़ता है। तो हम देखें इस दोनों को जोड़ते हैं जिसको बराबर हो जाता है, तो यही अप्लाई कर दिए, इसीलिए प्रॉपर्टी पर आते हैं। अगर प्रॉपर्टी पर भी नहीं बनना है तो वह तो हैवे के है जिंदाबाद, जो हम बताए पहला किसी रो या किसी कॉलम से बनाइए, 6 तरीका से बना सकते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम से। अगर प्रॉपर्टी नहीं यूज होगा तो उसे भी हम बनाए करेंगे, तो इसीलिए प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे। प्रॉपर्टी से आसान हो जाता है, थोड़ा दिमाग लगा दीजिएगा तो बहुत जल्दी से बन जाएगा। चलो इसे नोट करो, आप प्रॉपर्टी नंबर 8 में देखते हैं। जो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कह रहा है, बहुत इम्पोर्टेंट है प्रॉपर्टी, क्योंकि यह प्रॉपर्टी कोई जल्दी से नहीं बताता है, क्योंकि यह प्रॉपर्टी अपने से बना है, यह बुक में नहीं दिया रहता है। एपी प्रॉपर्टी, हम इसका नाम दिए हैं एपी प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या कर रहा है, इफ एलिमेंट्स ऑफ ऑल रो या कॉलम आर इन एपी देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स इज 0। आप एपी का मतलब समझे तो होइएगा समांतर श्रेणी, क्योंकि 10th में पढ़े होइएगा एपी या समांतर श्रेणी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी का मतलब क्या है, कोई एलिमेंट्स है ए, तब उसके बाद अगला एलिमेंट्स होगा ए प्लस डी, फिर उसके बाद अगला एलिमेंट्स होगा ए प्लस 2d, फिर उसके बाद अगला एलिमेंट्स होगा ए प्लस 3d, इस तरह होगा, डॉट डॉट होगा। यानी एपी का मतलब क्या होता है, समांतर श्रेणी में, यानी यह पद और इस पद, यानी पहला पद माइनस दूसरा पद, हर एक पद को डिफरेंस यानी अंतर सेम होना चाहिए, वही क्या होता है, एपी होता है। यानी दूसरा पद माइनस पहला पद का अंतर, तीसरा पद माइनस दूसरा पद का अंतर, चौथा पद माइनस तीसरा पद का अंतर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वह क्या होता है, एपी में होता है।
एपी का मतलब समझ गए हैं। जैसे में 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी क्या एपी में है। कैसे जानेंगे एपी में है? तो दूसरा पद यानी यह फर्स्ट पद हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया। तो सेकेंड पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 4 - 2 = 2। तीसरा पद माइनस दूसरा पद 6 - 4 = 2। 8 - 6 = 2। यानी सभी का डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। वह क्या होता है? एपी में होता है। एपी का मतलब समझ लीजिएगा। चलो हम देखते हैं अब यह प्रॉपर्टी क्या होता है। तो यह प्रॉपर्टी कहता है इफ एलिमेंट्स ऑल रो या कॉलम आर इन यानी किसी डिटर्मिनेंट्स के कोई डिटर्मिनेंट्स है उसका सभी रो का एलिमेंट्स एपी में होना चाहिए या सभी कॉलम का एलिमेंट्स एपी में होना चाहिए। तो उस डिटर्मिनेंट्स का जो वैल्यू होगा क्या होगा? 0 होगा। यानी रो एपी में होना चाहिए या कॉलम एपी में होना चाहिए। सभी रो एलिमेंट्स को एपी में होना चाहिए या कॉलम एपी में होना चाहिए। जैसे मान के चलो ए डिटर्मिनेंट्स ले रहे हैं, ए है तो हम रो से ले रहे हैं, तो ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है। मान के चले A1 है, A1 प्लस डी है, A1 प्लस डी है, फिर A1 प्लस D1 D2 मान लीजिए 2D1 है, ठीक। इसके बाद x मान लीजिए x प्लस डी है, और इसके बाद x प्लस x है, x प्लस डी कैपिटल डी है, x प्लस 2d है। ये क्या है? एपी में है। तो किस तरह एपी में है? इसका सभी रो एपी में है, यानी ए प्लस डी, ए प्लस 2d ये भी एपी में है। A1 प्लस D1, A1 प्लस 2D1 ये भी एपी में है। x प्लस डी, x प्लस 2d ये सभी एपी में है, यानी यह रो एपी में है। तो इस डिटर्मिनेंट्स के वैल्यू 0 होगा। आप किस तरह 0 होगा? जैसे अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करिएगा? हम जो लिख रहे हैं वह अप्लाई करेगा तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा। यानी C3 का निर्माण करेंगे, C3 माइनस इफ अप्लाई इफ C3 का निर्माण करेंगे, C3 माइनस C2 एंड C2 का निर्माण करेंगे C2 माइनस C1 से। इसको निर्माण करने के बाद C2 एंड C3 इक्वल आ जाएगा, यानी दूसरा कॉलम तीसरा कॉलम इक्वल आ जाएगा। तो दो कॉलम या दो रो इक्वल होता है, उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। चलो एग्जांपल में हम देखते हैं। एग्जांपल लेके मान के चलो 2 है, 4 है, 6 है, 3 है, 6 है, 9 है, 5 है, 10 है, 15 है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, -3 है, -6 है, -9 है, 2 है, 4 है, 6 है। इसके बाद देखिए 3 है, 6 है, 9 है। इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा, क्योंकि इस डिटर्मिनेंट में सभी रो एपी में है, इस डिटर्मिनेंट में सभी कॉलम एपी में है। तो क्या अप्लाई करिएगा? सीधा 0 नहीं लिखिएगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टी बुक में नहीं दिया है तो यह समझ नहीं पाएगा। इसीलिए इसमें अगर ऑब्जेक्टिव पूछ दे तो ऑब्जेक्टिव बनाना ही नहीं है। अगर किसी रो या सभी रो या सभी कॉलम एपी में रहेगा तो सीधे उसका 0 वैल्यू लिख दीजिएगा, आसान हो जाएगा। अगर सब्जेक्टिव पूछ दे तो आपको क्या करना है? सभी यानी सभी रो या सभी कॉलम अगर एपी में रहेगा तो एक ही चीज अप्लाई करना है। अगर रो एपी में रहेगा तो क्या अप्लाई करना है? देखो, इफ अगर रो एपी में रहेगा
तो अप्लाई करना है कॉलम को। अगर रो एपी में रहेगा तो कॉलम वाला अप्लाई करना है, कॉलम रो में रहेगा तो रो वाला अप्लाई करना है। यानी रो में है एपी, यानी रो में है एपी, यानी एपी में है रो, यानी सभी रो एपी में है तो कॉलम वाला अप्लाई करें। यानी C2 का निर्माण करें, सॉरी C3 का निर्माण करेंगे C3 माइनस C2 एंड C2 का निर्माण करेंगे C2 माइनस C1 से। ये अप्लाई करने के बाद C2 और C3 इक्वल आ जाएगा। तो इक्वल आ जाएगा दो रो या दो कॉलम, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, अपने आप 0 हो जाएगा। इसमें क्या करना है, या इसमें कॉलम एपी में है तो यानी रो वाला अप्लाई करना है। तो इफ इसमें सी के जब आर लिखे रो हो जाएगा, तो R3 का निर्माण करेंगे R3 माइनस R2 एंड R2 का निर्माण करेंगे R2 माइनस R1 और R2 एंड R3 इज इक्वल टू हो जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा। इस डिटर्मिनेंट के वैल्यू 0 हो जाएगा। चलो हम इसको हम अब अप्लाई कैसे करेंगे वह देखते हैं। इसे नोट करो, जगह नहीं, इसे मिटा कर हम यहाँ पर देखते हैं। चलो अप्लाई करते हैं। जब फर्स्ट एग्जांपल है या सेकेंड एग्जांपल है, इनमें क्या है यहाँ पर लिख देते हैं। इसमें रो क्या में है? एपी में है। एंड एलिमेंट्स ऑफ रो आर इन एपी, एलिमेंट्स ऑफ रो आर इन एपी, एलिमेंट्स ऑफ रो आर इन एपी। आपको पता चल जाएगा, अगर रो एपी में रहेगा तो कॉलम वाला निर्माण करना है, अगर कॉलम एपी में रहेगा तो किसका निर्माण करना है? रो वाला निर्माण करना है। एलिमेंट्स ऑफ कॉलम COLUMN कॉलम आर इन एपी। अगर कॉलम एपी में रहेगा तो रो वाला अप्लाई करना है, रो वाला रहेगा तो कॉलम वाला अप्लाई करना है। तो फर्स्ट में देख रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल में क्या करना है? C3 माइनस C2, C3 का निर्माण करना है C3 माइनस C2 से। तो देखो पहला और दूसरा वैसा ही रह जाएगा, दोनों एक ही साथ अप्लाई करना है। तो दोनों एक ही साथ अप्लाई करना है, तो हम बताए हैं जिसका निर्माण कर रहा है दोनों एक ही साथ, उसका यूज नहीं करना है। उसका यूज किया है? नहीं किया है। तो C3 का निर्माण कर रहे हैं तो C3 और C2 और C1 का निर्माण नहीं किया है, तो जैसा वैसा ही लिख दीजिए 2 3 5। और इसके बाद C3 का निर्माण, C2 का निर्माण पढ़े करिए। तो C2 माइनस C1, C2 माइनस C1, C2 का निर्माण करें C2 माइनस C1, 4 माइनस 2 तो 2, 6 माइनस 3 तो 3, 10 माइनस 5 तो 5 हो जाए, 4 माइनस 2 तो 2, 6 माइनस 3 तो 3, 10 माइनस 5 तो 5 हो जाएगा। ठीक, इसके बाद C1 का निर्माण, C3 का निर्माण करें C3 माइनस C2 से, C3 माइनस C2 से। तो 6 माइनस 4 तो 2, 9 माइनस 6 तो 3, 15 माइनस 10 5। यानी रो कॉलम भी इक्वल है और रो भी इक्वल हो सकता है अगर कॉमन ले लेंगे तब। कॉलम लेने के बाद छोड़िए C1, देखिए C2 और C3 इक्वल है, C1 C2 C3 सभी इक्वल है, C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3, यानी सभी इक्वल है। C1 C2 C3 सभी इक्वल है, तो कोई भी दो इक्वल होगा तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो डायरेक्ट किसका वैल्यू क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे। दूसरा में जैसा पहला वाला अप्लाई किया जैसा ही दूसरा वाला अप्लाई करिए। देखिए R3 का निर्माण करें R2 माइनस R1, यानी R1 का निर्माण नहीं किया है तो -3 हो जाएगा, 6 -6 और -9 हो, जैसा वैसा ही लिख दीजिए। इसके बाद R2 यानी दूसरा रो का निर्माण किया है, सॉरी कॉलम हम समझ गए हैं।
पहला रो का निर्माण नहीं हुआ है, तो -3 2 और 3 -3 2 3। इसके बाद R2 का निर्माण हो रहा है R2 माइनस R1 से, R2 माइनस R1 से, R2 माइनस R1 से, सॉरी R2 माइनस R1 से। तो -6 और माइनस माइनस प्लस और -6 + 3 तो -3 हो जाएगा। 4 - 2 तो 2 हो जाएगा। 6 - 3 3 हो जाएगा। इसके बाद R3 का निर्माण R3 माइनस R2 से, तो 9 R3 माइनस R2 तो -9 - 6 तो -9 - 6 और -6 पहले से दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 - 6 यानी -3 हो जाएगा। 6 - 4 तो 2 हो जाएगा। 9 - 6 तो 3 हो जाएगा। यानी पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो सभी इक्वल है, यानी R1 = R2 = R3। तो कोई दो रो या कोई दो कॉलम अगर इक्वल होता है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो इसका वैल्यू लिख देंगे 0। इस तरह यानी ये प्रॉपर्टी इसी तरह यूज करना है। तो आज के लेक्चर के लिए नहीं लिखते क्योंकि 8 प्रॉपर्टी था, 8 प्रॉपर्टी खत्म हो गया है। और अगले लेक्चर हम देखेंगे एक्सरसाइज केसी सिन्हा के। माने तो आप केसी सिन्हा भी बना सकते हैं, आने सवाल बना सकते हैं और एनसीईआरटी कुछ यानी जितना हम थ्योरी बताए हैं उस थ्योरी का अगर पढ़ लेते हैं आप तो कोई भी बुक बना सकते हैं। इसलिए आप कोई भी बुक बनाइए, हम चलेंगे केसी सिन्हा और एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे। तो हम केसी सिन्हा और एनसीईआरटी के हम इसके बाद जो लेक्चर होगा कल के लेक्चर में उसको हम देखेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज में कौन कौन सा सवाल है, क्या क्या कह रहा है, उसको हम बारे में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर के इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।